बादलों में जादुई दो केक। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में गीता अपने माँ और पिता के साथ रहा करती थी। गीता के माता पिता का कुछ सालों पहले एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट के कारण गीता के माता पिता अपाहिज हो चुके थे, जिस कारण अब वो काम नहीं कर पाते थे। इसलिए उनके इस एक्सीडेंट के बाद गीता को स्कूल छोड़ना पड़ा और उस दिन के बाद से गीता ने अपने घर की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और गांव में छोटे मोटे काम करके अपना और अपने माता पिता का गुजारा चलाने लगी। परंतु गीता के पास कोई स्थायी काम नहीं था। उसे हर रोज काम के लिए दर दर भटकना पड़ता था। क्या हुआ काका? आपने कहा था कि आज अनाज की बोरियां आने वाली हैं, अभी तक आई नहीं क्या? नहीं गीता, अभी तक नहीं आई है। अगर आएगी तो तुझे मैं बता दूंगा। और हाँ, तू अपने साथ एक दो और मजदूर को ले आना, क्योंकि इस बार अनाज की बोरियां थोड़ी ज्यादा है। बाकी मैं जितनी मजदूरी तुझे देता हूँ उन्हें भी उतने ही दे दूंगा। अरे काका, किसी और की क्या जरूरत है? आपकी सारी बोरियां मैं ही रखवा दूंगी और जो मजदूरी आप बाकियों को देने वाले थे आप मुझे दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है, जैसे ही अनाज आएगा मैं तुझे बता दूंगा। ऐसे ही गीता इधर उधर काम ढूंढकर जैसे तैसे अपने परिवार का गुजारा करती थी, परंतु वो दिल से स्कूल जाना चाहती थी। उसे पढ़ाई से बहुत प्यार था, पर मजबूरी के कारण उसे काम करना पड़ रहा था। माँ, ये रही आपकी और पापा की दवाई। मैं बाहर जाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों लापरवाही करेंगे। आप दोनों को समय से दवा लेनी है। बेटा, तू क्यों इतनी महंगी महंगी दवाइयों पर खर्चा करती है? अब हमारा ये शरीर कभी ठीक नहीं होने वाला। हम तो बस तुझ पर बोझ बनकर रह गए हैं। जिस उम्र में हमें तेरा ख्याल रखना चाहिए था, उसी उम्र में तू हमारा ख्याल रख रही है। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आज के बाद ऐसा कभी मत कहना। मैं जानती हूँ आप दोनों एक दिन जरूर ठीक हो जाएंगे। हाँ भाग्यवान, क्यों मेरी गीता को निराश करती हो? अगर उसके मन में आशा की किरण है तो एक दिन हम दोनों जरूर ठीक हो जाएंगे। और जिस दिन मैं ठीक हो गया उस दिन गीता को अपने कंधों पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाऊंगा। अब ये हुई ना मेरे पापा वाली बात। अच्छा, आप दोनों अपनी दवाई खाओ, जब तक मैं आप दोनों के लिए खाना बना देती हूँ। खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने गीता अपने घर के पीछे खाली स्थान पर जाती है। वो लकड़ियाँ उठा ही रही होती है कि तभी उसे उन लकड़ियों में एक कैलेंडर दिखाई देता है। जब वो कैलेंडर को ध्यान से देखती है तो उसे याद आता है कि कुछ दिनों में उसका जन्मदिन आने वाला है। गीता वही सोच में पड़ जाती है। कितने साल हो गए मैंने अपना जन्मदिन नहीं मनाया। अगर अभी माँ पापा ठीक होते तो वो मेरा जन्मदिन कितने अच्छे से मनाते। ना जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। ये सोचकर गीता थोड़ी उदास हो जाती है, परंतु वो अपने मन के अंदर जली आशा की लौ को बुझने नहीं देती। दिन इसी तरह बीत रहे होते हैं। एक दिन गीता जब जंगल से लकड़ियां काटकर वापस आ रही होती है तो उसे एक छोटा सा खरगोश कांटेदार झाड़ियों में फंसा हुआ दिखाई देता है। अरे बेचारा खरगोश, न जाने कैसे इन कांटेदार झाड़ियों में फंस गया। मुझे इसे निकालना होगा, वरना ये छटपटाकर यहीं मर जाएगा। गीता उस खरगोश को धीरे धीरे करके उस कांटेदार झाड़ियों में से निकालती है, परंतु वो खरगोश काफी देर से वहां पर फंसा हुआ था, इसलिए उसके शरीर पर बहुत सारे कांटे चुभ चुके थे और काफी ज्यादा घाव लग चुके थे। ये बेचारा तो बहुत ज्यादा घायल हो गया है। अगर इसका खून ऐसे ही बहता रहा तो कहीं ये मर ना जाए। मुझे कुछ करना होगा। क्योंकि गीता अक्सर ही जंगल में आया जाया करती थी, इसलिए उसे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में पता था। वो जंगल में जाती है और कुछ पत्ते तोड़कर ले आती है और उन्हें पत्थर पर पीसकर उस खरगोश के जख्मों पर लगा देती है। प्यारे खरगोश, इन जड़ी बूटियों से तुम्हें आराम मिलेगा। कुछ देर खरगोश के साथ खेलने के बाद जब गीता घर आने लगती है तो वो देखती है कि वो खरगोश गीता के पीछे पीछे आ रहा है। ये तो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। इतने बड़े जंगल में एक घायल खरगोश को छोड़ना सही नहीं है। बड़े जंगली जानवर ऐसे ही घायल जानवरों की तलाश में रहते हैं। मुझे इसे घर लेकर चलना चाहिए।
गीता उस खरगोश को अपनी गोद में उठाती है और घर लेकर आ जाती है। जब गीता के माता पिता खरगोश को देखते हैं तो वो कहते हैं, गीता, इस खरगोश को घर क्यों ले आई? माँ, जंगल में ये मुझे बहुत घायल हालत में मिला था। मैंने वहीं पर इसकी मरहम पट्टी कर दी। मैं तो इसे वहीं छोड़कर आ रही थी, पर ये मेरे पीछे पीछे आने लगा और फिर मुझे लगा कि अगर इसे वहीं जंगल में छोड़ दिया तो जंगली जानवर इसे अपना शिकार बना लेंगे, इसलिए मैं इसे घर ले आई। पर बेटा, यहाँ पर इसका ध्यान कौन रखेगा? तू तो बाहर काम पर चली जाती है और हम दोनों बिस्तर से उठ भी नहीं पाते, फिर ये यहाँ कैसे रह पाएगा? आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी और आते हुए साथ में ले आऊंगी। ये मेरे साथ ही खेलेगा और रात को यहाँ घर पर आराम करेगा। चल ठीक है बेटा, अगर तू इसके साथ इतनी खुश है तो हम इसे रखने के लिए ना नहीं कहेंगे। इसके बाद गीता हर रोज उस खरगोश के जख्मों पर दवाई लगाने लगती है, जिससे कुछ ही दिनों में वो खरगोश स्वस्थ हो जाता है। अब जैसे गीता को उस खरगोश की आदत पड़ चुकी थी, वैसे ही उस खरगोश को भी गीता की आदत पड़ चुकी थी। दोनों एक दूसरे को कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही समय बीतता है और अब गीता के जन्मदिन को केवल एक ही दिन रह जाता है। गीता उदास मन से अपने आप से बात करते हुए कहती है, कल सेठ जी की बेटी का बर्थडे था और सेठ जी ने अपनी बेटी के बर्थडे पार्टी में उसके स्कूल के सभी बच्चों को बुलाया था। वहाँ सबने कितना एंजॉय किया होगा। काश कभी मैं भी अपना जन्मदिन ऐसे मना पाती। ऐसे मनाना तो दूर की बात है, मैं तो अपना जन्मदिन मना ही नहीं पाती हूँ। रोज बस 2 वक्त का खाना नसीब हो जाए, यही कोशिश में लगी रहती हूँ। ये सोचकर गीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गीता की माँ जानती थी कि अगले दिन उसका जन्मदिन है और गीता की ये हालत देखकर वो पहचान जाती है कि गीता आखिर क्या सोच रही है। इसलिए वो कहती है, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं जानती हूँ कि तू किस वजह से दुखी है। इतने सालों में तू एक बार भी अपना जन्मदिन हंसी खुशी से नहीं मना पाई। जहाँ गांव के सभी बच्चे अपने जन्मदिन पर मिठाइयाँ खाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, वहाँ तो बोरियां ढो रही होती है या कहीं पर झाड़ू पोछा कर रही होती है। मैं जानती हूँ ये सब सोचकर तेरा दिल कितना दुखता होगा, पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। मुझे माफ कर दे बेटा। ऐसे मत कहिए माँ, आप लोग मेरे साथ हैं, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, सेठ ने आज जल्दी बुलाया है। ऐसा कहकर गीता खरगोश को लेकर निकल जाती है। सेठ जी के यहाँ काम करने के बाद गीता एक पेड़ के नीचे बैठी होती है। प्यारे खरगोश, तुम्हें पता है कल मेरा जन्मदिन है, पर हर साल की तरह कल कुछ खास नहीं होगा। मैं काम और बस काम करूंगी। काश मैं भी बाकी बच्चों की तरह अपना जन्मदिन हंसी खुशी से मना पाती। गीता जैसी ही ये बात उस खरगोश से कहती है, वो खरगोश एक परी के रूप में बदल जाता है। ये देखकर गीता हैरान रह जाती है। डरो मत गीता, मैं परीलोक की संध्या परी हूँ। इतने दिन से मैं तुम्हारे साथ इसलिए थी क्योंकि रानी परी ने मुझे तुम्हारी सहायता के लिए भेजा था, परंतु पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी, इसलिए इतने दिन मैं तुम्हारे साथ रही। परंतु अब मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। कैसी सहायता? वो मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगी। तुम घर जाओ और जाकर खाना पीना करके सो जाओ। इसके बाद गीता अपने घर चली जाती है और अपने माता पिता को खाना और दवाई देकर सो जाती है। फिर जैसे ही 12 बजते हैं, परी गीता के पास प्रकट हो जाती है और उसे उठाते हुए कहती है, उठो गीता, आज तुम्हारा जन्मदिन है। तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद परी, आज तक मेरे माता पिता के अलावा किसी ने मुझे इस समय जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं दी। अच्छा चलो, तुम्हें मेरे साथ चलना है। पर कहाँ पर? बादलों में। क्या बादलों में? हाँ, बादलों में। हम वहीं तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे और अब तुम कोई सवाल नहीं करोगी। इसके बाद परी गीता को बादलों में ले जाती है, जहाँ पर बहुत ही सुंदर बर्थडे पार्टी का इंतजाम हो रखा था।
वहाँ पर सारी परियां भी मौजूद थी और एक बहुत ही सुंदर केक भी था। गीता वहाँ पर ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। यहाँ तो सब कुछ वैसा ही है जैसा मैं सपनों में देखा करती थी। मैं हमेशा से ही अपना बर्थडे ऐसे ही मनाना चाहती थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। इसके बाद सभी परियां मिलकर गीता का बर्थडे बड़े ही धूमधाम से मनाती है, जिससे गीता भी बहुत खुश होती है। बर्थडे मनाने के बाद गीता संध्या परी के पास आती है और कहती है, अब मुझे वापस पृथ्वी लोक जाना है। मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, चली जाना, लेकिन उससे पहले मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। इसके बाद परी गीता को घने बादलों में ले जाती है, जहाँ 2 जादुई केक रखे होते हैं। गीता, ये जो तुम सामने देख रही हो, ये कोई मामूली केक नहीं है, बल्कि 2 जादुई केक है। क्या जादुई केक? क्या ये केक जादू करते हैं? हाँ गीता, ये जो पहला केक है, ये केक तुम्हें अपार धन दौलत दे सकता है। तुम जितना पैसा इससे मांगोगी वो तुम्हें दे देगा और तुम्हारे जीवन में फिर किसी चीज की कमी नहीं होगी। और ये दूसरा जादुई केक, ये क्या करता है? ये इच्छाएं पूरी करता है। तुम पैसों के अलावा इससे जो भी इच्छा मांगोगी ये पूरी कर देगा। अब तुम्हें इन दोनों में से किसी एक केक को चुनना है। जो भी केक तुम चुनोगी मैं वो तुम्हें दे दूंगी और ये मेरी और पूरे परिलोक की तरफ से तुम्हारे जन्मदिन का उपहार होगा। गीता थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है, मुझे दूसरा केक चाहिए जो इच्छाएं पूरी करता है। ठीक है। इसके बाद परी गीता को उस इच्छाएं पूरी करने वाला जादुई केक के साथ विदा करती है। गीता जैसे ही पृथ्वीलोक पर आती है वो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेती है और उन्हें सारी बात बताती है। बेटा, मैं तेरे लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। ये सब तेरी अच्छाई और ईमानदारी की वजह से हुआ है, वरना परियां दुष्ट लोगों की कभी मदद नहीं करती। हाँ हाँ, हमारी गीता बेटी है ही इतनी अच्छी। इसके बाद गीता उस जादुई केक के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहती है, हे जादुई केक, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे माता पिता को बिल्कुल ठीक कर दो। मैं उन्हें उनके पैर पर खड़े देखना चाहती हूँ। कृपया करके मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। गीता के इतना कहते ही उसके माता पिता के एक पैरों में अजीब सी झंझनाहट होती है और फिर वो लोग अचानक ही अपने पैर हिला पा रहे होते हैं। ये देखकर गीता के माता पिता भी हैरान रह जाते हैं। माँ, पापा, आप दोनों जरा चलने की कोशिश करो। गीता के माता पिता गीता के कहे अनुसार चलने की कोशिश करते हैं और वो दोनों सच में अब चल पा रहे होते हैं। ये देखकर वो तीनों बहुत खुश होते हैं। दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं और जादुई केक की वजह से गीता की आर्थिक स्थिति भी ठीक होने लगती है। बेटा, अब हम पूरी तरीके से ठीक हैं और हम चाहते हैं कि तू वापस से अपना स्कूल शुरू कर दे। बात तो आपकी सही है, परंतु ऐसे साल के बीच में सरकारी स्कूल में मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा और प्राइवेट स्कूल में तो बहुत सारे पैसे लगते हैं। तभी गीता के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उस जादुई केक के पास जाती है और कहती है, हे जादुई केक, कृपया करके इस गांव के प्राइवेट स्कूल में मेरा एडमिशन करा दो। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। और देखते ही देखते गीता की ये इच्छा भी पूरी हो जाती है। अब गीता स्कूल जाने लगती है और उसके माता पिता वापस से काम करने लगते हैं और उस जादुई केक की मदद से गीता का जीवन अब पहले से बेहतर हो जाता है। जादुई सोने के केक की नदी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राधा और मधु नाम की 2 लड़कियां रहती थी। दोनों का घर अगल बगल था। राधा के पिता जहां एक गरीब दूध वाले थे, वहीं मधु के पिता एक सरकारी अधिकारी थे। राधा जब मधु के पास अच्छी अच्छी ड्रेस, अच्छा मेकअप देखती थी तो वो घर जाकर ये सभी चीजें अपनी माँ से मांगती थी। माँ, मुझे एक सुंदर ड्रेस दिलवा दो। मधु के पास बहुत सुंदर ड्रेस है। बेटी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी ड्रेस खरीद के ला सके। तुम्हारे पिता एक गरीब दूध बेचने वाले हैं। उनके पास मधु के पिताजी की तरह सरकारी नौकरी नहीं है। मधु जब भी अपनी नई स्कूटी चलाती तो राधा अपने घर के बाहर बैठकर
उसे देखती रहती थी। मधु, थोड़ी देर के लिए मुझे तुम अपनी स्कूटी चलाने के लिए दो ना। नहीं नहीं, मेरी मम्मी गुस्सा करेगी। वैसे भी तुमने अपनी शक्ल देखी है, बड़ी है स्कूटी चलाने वाली। तू जाकर अपने गाय की सवारी कर। मधु और राधा एक ही महीने जनवरी में पैदा हुए थे। मधु के जन्मदिन पर मधु के घर में बहुत बड़ा जश्न होता था। मोहल्ले के सभी लोग जश्न में शामिल होते थे। राधा जब इस बार मधु के जन्मदिन में गई तो उसने देखा कि मधु के घर एक बहुत बड़ा चॉकलेटी बर्थडे केक रखा हुआ है, जिस पर ढेर सारी चॉकलेट लगी हुई थी। मधु चुपचाप राधा के पास आई और उसके कान में बोली, राधा, तुमने सपने में भी कभी इतना बड़ा केक देखा है क्या? तू तो मेहमान है, इसलिए तुझे केक का छोटा सा टुकड़ा खाने को मिलेगा, लेकिन मैं सारे केक मेहमानों के जाने के बाद पेट भर के खाऊंगी। कुछ दिनों बाद राधा का बर्थडे आया। राधा अपनी माँ से जिद करने लगी कि उसके लिए एक बड़ा चॉकलेट केक लाया जाए। माँ, मधु के जन्मदिन पर आपने देखा था ना कि उसके लिए कितना बड़ा केक आया था। मेरे जन्मदिन पर भी मुझे उतना ही बड़ा केक चाहिए। जाओ लेकर आओ। बेटी, हम उतना बड़ा केक नहीं खरीद सकते। तुम्हारे पापा एक पेस्ट्री ले आएंगे, उसी पर मोमबत्ती लगाकर हम तुम्हारा जन्मदिन मना देंगे। नहीं माँ, मैं पेस्ट्री से जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। राधा अपनी माँ से नाराज होकर घर से बाहर चली जाती है और एक पार्क में बेंच पर बैठकर रोने लगती है। उसको रोता देख अजीब से कपड़ों में एक औरत वहाँ आई। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो तुम? मेरे सामने रहने वाली मधु के जन्मदिन पर बहुत बड़ा केक आया था और मेरी माँ मेरे जन्मदिन पर एक छोटा सा केक भी नहीं खरीद पा रही है। वो कह रही है कि पेस्ट्री में मोमबत्ती लगाकर जन्मदिन बना लो। उस अजनबी औरत ने एक चुटकी बजाई और राधा एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई। राधा वहाँ का नजारा देखकर बहुत ही हैरान थी, क्योंकि उसके सामने एक नदी में बहुत सारे सोने के केक बह रहे थे। वो औरत राधा से कहती है, मेरा नाम कोमल जादूगरनी है और तुम्हारा मेरी जादुई सोने की केक की नदी की दुनिया में स्वागत है। राधा नदी में बह रहे केक को देखकर बहुत खुश हो रही थी। तभी जादूगरनी नदी में से एक केक को उठाकर राधा से बोलती है, ये लो, तुम ये जादुई सोने के केक को अपने घर ले जा सकती हो। इसको अकेले मत खाना, दूसरे लोगों को भी बांटना। ये केक कभी खत्म नहीं होगा और जो भी इसे खाएगा वो तुम्हें एक दुआ देगा जो सच होगी, लेकिन इसको सिर्फ अपने जन्मदिन पर ही काट के बांटना। अगर तुमने इस केक को उस दिन काटा जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन नहीं है, तो केक खाने वाले दुआ नहीं बद्दुआ दे देंगे। राधा और जादूगरनी द्वारा दिया हुआ केक घर ले आ गई। राधा की माँ राधा के हाथ में सोने की एक केक को देखकर हैरान हो जाती है और राधा से पूछती है, इतना सुंदर सोने का केक तुम कहाँ से लाई हो? पैसे किसने दिए तुम्हें? कहीं चोरी करके तो नहीं लाई हो? नहीं माँ, मैंने चोरी नहीं की। एक जादूगरनी ने मुझे ये जादुई सोने का केक दिया है और उन्होंने कहा है कि इसको खाने वाले के मुंह से एक दुआ निकलेगी जो सच हो जाएगी। माँ, उस रात राधा ने अपने जन्मदिन पर जादुई केक काटा। राधा ने जब केक अपनी माँ को खिलाया तो उसकी माँ ने उसे दुआ दी, मेरी बेटी को एक अच्छी स्कूटी मिले। अगले दिन राधा के स्कूल में एक आर्ट कंपटीशन होता है, जिसमें राधा फर्स्ट आती है और प्राइज में स्कूटी जीत जाती है। राधा स्कूटी लेकर अपने घर पहुंची। अब मधु जब स्कूटी चलाती तो राधा भी अपनी स्कूटी लेकर बाहर आ जाती। राधा, तुम्हारे पास इतनी अच्छी स्कूटी कहाँ से आई? मेरे पास एक जादुई सोने का केक है। उसे काटकर अगर किसी को भी खिलाओ तो वो इंसान एक दुआ देता है और वो दुआ सच हो जाती है। मेरी माँ ने मुझे स्कूटी मिलने की दुआ दी थी। मधु ने सारी बात अपने माता पिता को बता दी। मधु के पिता एक रिश्वतखोर सरकारी नौकर थे। उन्होंने सोचा अगर वो केक उन्हें मिल जाए फिर वो किसी से भी मनचाहा काम करवा सकते हैं। मधु के पिता ने कुछ गुंडे को पैसे दिए। गुंडों ने राधा के घर में डाका डाल दिया और वो जादुई केक लेकर मधु के पिताजी को दे दिया। अब तो हमारे पास जादुई केक है। मधु की माँ, मैं तुम्हें जादुई केक खिलाऊंगा तो तुम मुझे दुआ देना कि मैं शहर का सबसे बड़ा सरकारी ऑफिसर बन जाऊं। मधु के परिवार को नहीं पता था कि केक को सिर्फ जन्मदिन वाले दिन ही काटना है, वरना केक खाने वाले के मुंह से दुआ की जगह बद्दुआ निकलेगी और वो सच हो जाती है। मधु के पिता ने केक काटकर अपनी पत्नी को खिलाया। तभी मधु की माँ बोली,
आपकी सरकारी नौकरी छूट जाए और आप एक दूध वाले बन जाओ। क्या तुम पागल हो गई हो? ये तुमने क्या बोल दिया? तुरंत ही मधु के पिता के पास एक फोन आया जिसमें उनके एक सीनियर ने उन्हें बताया कि रिश्वतखोरी के इल्जाम में मधु के पिता को नौकरी से निकाल दिया गया है और उनको इसका जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा। जुर्माना चुकाने के बाद मधु का परिवार बहुत गरीब हो गया था। अगली ही सुबह मधु के मामा उसके घर एक भैंस लेकर पहुँचे। दीदी, मैंने सुना है जीजा जी की नौकरी छूट गई है। ये भैंस पाल लो और दूध बेचने का काम धंधा कर लो। मधु का परिवार रोते हुए अपनी भैंस लेकर राधा के घर पहुंचा। राधा, हमने तुम्हारा जादुई केक को चुराया था ताकि हम बहुत ज्यादा अमीर बन सके, लेकिन इसकी वजह से तो हम गरीब हो गए। मधु, तुम्हें ये बात नहीं पता थी कि इस केक को सिर्फ अपने जन्मदिन वाले दिन ही काटना चाहिए, वरना केक खाने वाला व्यक्ति आपको बद्दुआ देता है और वो बद्दुआ सच हो जाती है। मधु और मधु के परिवार को अपनी चोरी पर बहुत पछतावा हुआ। उन्हें समझ आ गया था कि चुराई हुई चीज से फायदे से ज्यादा नुकसान होता है।